अभी जब वो ही सेटल नहीं हो पा रहा तो अगाड़ी कहां से रिजर्वेशन में पहुंच जाएंगे और कहां से रिजर्वेशन ओबीसी का, एसटी का और एससी का कम हो जाएगा और उसमें जगह अगाड़ियों को मिल जाएगी। बताओ मेरे बात, मेरे भाई, बताओ मेरी बात। सरकार से अब हम सवाल ये पूछेंगे, हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो आज थोड़ी सी बात होगी जियोपॉलिटिक्स की, उसके साथ जो मौजूदा हालात देश के चल रहे हैं उसकी बात होगी, पक्ष विपक्ष की बात होगी, आरक्षण की बात होगी और आखिर में 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त। मैं पिछले एक साल से आप लोगों से कह रहा था कि 15 अगस्त को यह मूल्यांकन हो पाएगा कि भारत कहां खड़ा है, कितना मजबूत खड़ा है और कितना कमजोर खड़ा है और आने वाले वक्त में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। चुनौतियों की बात अभी बाद में करेंगे कि कल जो आप लोगों ने साथ दिया, इस तरह से बाहर निकलिए और अपनी आवाज आगे पहुंचाइए। मौके पर चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आपको जिसको देखिए, किसी को तो आपको वोट देना पड़ेगा। एंड में वोट देने के लिए आपको 2 पार्टियां या 3 पार्टियों में से कोई चूज करना होगा। आप चूज करके जिसको वोट देना चाहें दे दीजिए, लेकिन चैलेंजेस करना, सरकार से सवाल पूछना, यह सिलसिला अब रुकना साथियों। एक छोटे से मंच ने जो छोटी सी पहल की है, यह सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। इससे पहले आगे बढ़ूं, संजय राजपूत भाई लिख रहे हैं, मैंने आपको कल आवाज लगाई, आप 20-30 मीटर की दूरी पर थे, मेरे हाथ में छाता था, आपकी गाड़ी रुकी, मैंने आपकी आवाज देख के ही गाड़ी रोकी गई थी, फिर आपने मुझे ऑरेंज डायरी दी। थैंक यू सो मच संजय भाई। और किसी ने लिखा कि सर आप 1 बजे चले गए थे। देखो यार, इन चीजों का मेरा अनुभव बड़ा पुराना है। ठीक, हमारा कार्यक्रम समय से पहले शुरू हो गया, हमारा कार्यक्रम 11:15 11:30 शुरू हो गया। 12 बजे हमें पुलिस अंदर ले जाती है, लगभग पौन घंटा हम लोग अंदर रहते हैं। उसके बाद हर चीज की एक सीमा होती है। अब अगर हम ज्यादा अंदर रहते तो वही पुलिस जो हमें सम्मान दे रही थी, कह रही थी आइए बैठ के चाय पी लेते हैं या आप नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग थक रहे होंगे, चलो हम लोग ने किसी ने वो किया नहीं, मैं भी अंदर नहीं गया इसी मारे, ठीक है, जो भी हुआ। ये बदलने में थानों में देर नहीं लगती है। जब आपका काम हो गया, आपका संदेश पहुंच गया, विदाउट परमिशन हमने ये कहा कि हम आपको सम्मान देने आ रहे हैं, पुलिस ने कहा ठीक है भाई, सम्मान के लिए कोई परमिशन नहीं है, लेकिन कोई बवाल ना हो जाए, इस मारे में जल्दी बाहर निकल आया। फिर मैं चला गया और फिर पलट के आया था मैं करीबन 1:30 पौने 2 बजे बाकी लोगों से, साथियों, मिलने के लिए। सेंसिटिव माहौल था, सेंसिटिव थाना था, बड़ी गंभीरता से इन चीजों को ऑर्गेनाइज साथियों किया जाता है। और शुक्र है ऊपर वाले का कि वहां से आने के बाद मुझे कितने हाई ऑफिसर्स के फोन आए जो पहले मुझे डिस्करेज कर रहे थे आने के लिए, वो बाद में मुझसे कह रहे थे कि अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट आए तो हमसे मिलने, तब हमसे चाय पीने जरूर आइएगा। तो ये साथियों एक गंभीरता होती है, प्लीज बुरा ना मानिएगा। नंबर 1। नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स की जो हमने बात करी साथियों, वो ये है कि जो मक्का एग्रीमेंट फ्राइडे को तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में होना हुआ है, इस पर आप लोग सुन चुके होंगे। मेरा ध्यान इस टाइम ज्यादा जंतर मंतर और दिल्ली पे लगा हुआ था। तो साहब, तुर्किया नेटो का मेंबर है, नेटो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वेपन टेक्नोलॉजी तुर्किया के पास बहुत अच्छी है, मनी पावर और एनर्जी पावर सऊदिया के पास बहुत अच्छा है, न्यूक्लियर पावर और फाइटिंग फोर्स, देखिए जान देने के लिए तुर्की के सिपाही नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान के ही झोंके जाएंगे अगर कहीं होती यमन में या कहीं जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज इनके पास बड़ी स्ट्रांग है। तो यस, पाकिस्तान ने, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से बोली थी कि ईरान को लेकर पाकिस्तान बहुत लंबा फंस सकता है, लेकिन कुछ तालमेल ऐसे बढ़ाए पाकिस्तान ने कि फिलहाल उसने सबको सेट कर लिया है। पाकिस्तान इज आउट ऑफ आइसोलेशन। और ये जो एक इस्लामिक नेटो बोल दें या ट्राइलैटरल एग्रीमेंट बोल दें, इसका असर आने वाले टाइम में पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर नजर आएगा, खास तौर से कि इन तीनों के बीच में एक छुपा हुआ कैरेक्टर और है, और उसको हम ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि कैसे उसने मदद की थी। तो मैं बात कर रहा हूं चाइना की। तो ये 3 पावर नहीं, जो साथ में नहीं जुड़े हैं, ये 3.5 पावर हैं, जिसमें तुर्किया है, सऊदिया है, पाकिस्तान है, और 0.5 साथियों इसमें चाइना है, कम से कम भारत के साथ डिस्प्यूट को लेकर। तो यस, ये एक आने वाले वक्त में भारत के लिए एक चुनौती साथियों बन सकती है। अब जो मैंने कहा कि मैं जियोपॉलिटिक्स को भारत के हालातों में लाकर जोड़ूंगा, भारत में इतने दिन से क्या चल रहा है साथियों, आप देख रहे हैं।
कुछ के लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है, कुछ के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, कुछ के लिए विपक्ष का गुमराह करना जिम्मेदार है, और कुछ चीजों के लिए सरकार की जिद या चुप्पी रखना जिम्मेदार है। दोनों बातें मैं बोल रहा हूं। गाली देने वाले गटर खोल के गाली देने आएंगे, उनका किसी के पास दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कल जो हम दिल्ली गए, एंड में अगर आप देखो साथियों, तो ये पूरी कवायद सकारात्मक आप कह सकते हो, लेकिन पूर्णतः ये सकारात्मक भी नहीं है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी जो लगा रहे हैं, जो आप अपना वक्त लगा रहे हैं, पैसा लग रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के अंदर ही फॉल्ट लाइंस जो हैं उन्हीं की चर्निंग में, उन्हीं की उठापटक में लग रहा है। तो ये आपस में ही हम लोगों के साथियों चर्निंग इतनी जबरदस्त मची हुई है। तो सकारात्मक देश हमारा किसी लक्ष्य की तरफ जो नजर आता था, अब फिलहाल नजर साथियों नहीं आया है। और इसी के बीच में एक बड़ा मुद्दा और उठने जा रहा है, जिसको आज मैं मुद्दा तो नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस पर भी हम बात करनी शुरू करेंगे। और वो मुद्दा सरकार ने फिर से खुद उठा लिया है, सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देके 2024 अगस्त 1 को, आज से लगभग 2 साल पहले 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सरकार से यह कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी जो भी इनका कोटा है, आप उसे डिस्टर्ब ना करिए, लेकिन आर्थिक आधार पर इसका मूल्यांकन करिए कि जो लाभ है वो आखिरी वंचित तक पहुंचे, भले वो उसी वर्ग का एससी हो, एसटी हो या साथियों ओबीसी हो। और जो सबसे गरीब है उसे इस पूरे का, जैसे आपने 24% है, उसका कम से कम मान लीजिए ओबीसी का, उसमें कम से कम 15% एक गरीब ओबीसी तक साथियों पहुंचे। ये हिदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। 2 दिन पहले मैं तभी रुक गया था, मुझे अपने दिमाग से कहूं या सोर्स से कहूं, कुछ कहूं, मुझे ये आइडिया था कि सरकार ये एफिडेविट देने जा रही है। इसीलिए आरक्षण को लेके मैंने लाइव में भी 1-2 बार बोला था कि इसकी बात मैं कुछ दिन बाद में करूंगा, और आरक्षण हटाओ की बात नहीं करूंगा। ऐसी गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं जो कोई भी ना सुने, लेकिन आरक्षण में जबरदस्त रेगुलेशन और मॉडिफिकेशन की बात करूंगा। तो आज कर रहा हूं, और आने वाले वक्त में ये लड़ाई और भी कहीं से शुरू हो सकती है। छोटे लेवल पर मैं अपने मन से, अपने इंस्टा से इसको लॉन्च करना, इस बात को, चर्चा को, लड़ाई नहीं, लड़ाई इज अ रॉन्ग वर्ड, यूज करना शुरू करूंगा। अब साहब सरकार ने एफिडेविट लगा दिया कि नहीं, एससी एसटी में कोई भी क्राइटेरिया क्रीमी लेयर का नहीं बन सकता। क्रीमी लेयर लागू होती है लगभग सन 1971 में, इसका सिलसिला शुरू हुआ था। 1992 में इंदिरा स्वामी केस में ये चीज एक कानून बन गई थी कि ओबीसी वर्ग के लोग, अभी बताऊंगा आप लोगों को शौक लगेगा, शौक, एक अगर सेट आमदनी कमाते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो सेट आमदनी 1993 में 1 लाख थी, उसके बाद 2008 आते आते 4.5 लाख हो गई, उसके बाद 2017 आते आते आपकी 8 लाख हो गई, और अभी वो आमदनी रिवाइज नहीं हुई है। तो उनको जो आमदनी जिनकी ओबीसी परिवार की 8 लाख के ऊपर होगी, अब सुनते जाइएगा, इसमें आते बड़ा ट्विस्ट है, अभी 120 सेकंड बाद आप लोग को बताता हूं, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, एससी एसटी के लिए सरकार ने एफिडेविट लगा दिया कि ये चीज 7 जज बेंच के कहने के बावजूद, अरे तुम्हें एक मौका मिला था। पॉलिटिक्स देखिए, जो मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त को हम देखेंगे, मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि 15 अगस्त को हम एक मूल्यांकन करेंगे। आप लोगों को आज याद दिलाऊं, मैं बहुत दिन से 15 अगस्त की बात कर रहा था। राजनीति हमें किसी भी 15 अगस्त में कामयाब नहीं होने देगी साथियों, और हम 15 अगस्त 2026 में कामयाब नहीं है। मैं 1 साल से इस डेट का वेट कर रहा था, पुराने साथी जानते हैं कि एंड आते आते इसका मूल्यांकन करूंगा, तो नहीं, हम कामयाब नहीं हैं, हम महा भटके हुए हैं, हम महा बटे हुए हैं। और राजनीति इस देश को दीमक की तरह, वोट बैंक पॉलिटिक्स धीरे धीरे चाट रही है, जिसका फायदा बाहर के लोग भी उठा रहे हैं और इस देश के भी लोग उठा रहे हैं, जो देश का नुकसान करना मेरे साथियों चाहते हैं। 15 अगस्त से पहले लगभग 9 अगस्त को मैंने अपना ये एनालिसिस कर दिया है, लगभग शायद 6 दिन में कुछ बदलने वाला साथियों नहीं है। तो सरकार ने कह दिया, सरकार की मजबूरी है। किसी ने मां का दूध ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिला है जो कह दे कि नहीं भैया ये गलत है। एससी एसटी का लाभ, अरे भैया अगाड़ी को नहीं चाहिए। अगर ये मैं कैंपेन चलाऊंगा, मैं कहूंगा नहीं फिलहाल अगाड़ी तो अलग रहो, फिलहाल अगाड़ी तुम अलग रहो। एससी एसटी और ओबीसी में जो अगाड़ी बन चुके हैं यार, वो तो अपने नीचे वालों को दे दें यार। पहले तो ये लड़ाई यहां से शुरू होगी।
फिर धीरे 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 जाकर अपने आप 50 साल में आरक्षण। हम लोग कहते हैं कि साहब ये एनजीओज हमारे देश का इतना जीडीपी डिस्टर्ब करती हैं, कहते हैं ना, कहते हैं। कभी किसी ने ये कैलकुलेट किया कि आरक्षण हमारे देश का कितना जीडीपी डिस्टर्ब करता है? मैं फिर से कह दूं अपने दलित भाइयों से, एसटी एसटी भाइयों से, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। तो साहब एससी एसटी और ओबीसी, अब मैं ओबीसी क्यों कह रहा हूं, आप कह रहे होंगे क्रीमी लेयर। बताऊं क्रीमी लेयर क्या है? आप लोगों को आसान भाषा में डिबेट्स में ये बताया जाता होगा कि क्रीमी लेयर का मतलब है अगर आपके परिवार की आमदनी 8 लाख से ऊपर है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यही बताया जाता है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और डिबेट्स में। हकीकत पता है, इस 8 लाख में आपकी एग्रीकल्चर आमदनी सम्मिलित नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो चलो हमने मान लिया एग्रीकल्चर इनकम को हम 8 लाख में नहीं गिनते। यू विल बी सरप्राइज्ड कि इसमें सैलरी इनकम भी शामिल नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? इसमें सैलरी इनकम भी शामिल नहीं है। ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के ऑफिसर्स के बच्चे इस क्रीमी लेयर में शामिल नहीं हैं। मां बाप दोनों अगर आईएएस पीसीएस आईपीएस ऑफिसर हैं तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में शामिल नहीं हैं। उनको कोटा मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। वो बात अलग है कि ओबीसी का रिजर्वेशन आपस में मेहनत करते करते लगभग जनरल के बराबर कट ऑफ आ गया है, लगभग जनरल के बराबर। लेकिन मैं बात कर रहा हूं टेक्निकल और एकेडमिक। आपकी आमदनी बिजनेस से है, ट्रेड से है, इन्वेस्टमेंट से है, कंसल्टेशन से है, इन चीजों से, लॉ से है, मेडिकल प्रैक्टिस से है, तब जाकर आपको अगर आपकी आमदनी 8 लाख के ऊपर है तो आपके बच्चों को क्रीमी लेयर में माना जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी तनख्वाह दोनों की 8 लाख के ऊपर है तो कोई नहीं पूछ रहा है। अब इसका जवाब क्या दोगे यार? आरक्षण हटाओ, बात बहुत अच्छी बात है, आरक्षण में मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी बात है। अरे गरीब वंचित अगाड़ी को जगह मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। पहले जो अंदर गुड़गोबर मचा हुआ है उसको तो ठीक कर लो मेरे भाई, पहले रफू तो कर लो, पेवंद बाद में लग जाएगी। यहां रफू हो नहीं पा रहा, लोग पेवंद लगाने की हम लोग बात करते हैं। तो साहब ये है हकीकत कि सरकार ने 3 दिन पहले बोल दिया कि नहीं, अगर एक शेड्यूल कास्ट आदमी है और परिवार है और उसको आरक्षण मिल चुका है, वो फिर जो भी कमाए उसको आप कोटे से नहीं हटा सकते। नतीजा क्या है? हमारे गांव में जहां मिशन भारत चल रहा है, हमारे रिजर्वेशन अभी तक पहुंचे नहीं है। कितना दलित वहां पे रह रहा है? एक आईपीएस बन गया, फिर एक आईएएस बन गया, फिर एक पीसीएस बन गया, फिर एक आईएएस बन गया, फिर एक पीसीएस बन गया। कुछ चुनिंदा इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने कहा था भैया इस प्रॉब्लम को ठीक करो, रिजर्वेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट, विद इन द शेड्यूल ट्राइब या विद इन द ओबीसी एंड के आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। तो लड़ाई यह है। अभी जब वो ही सेटल नहीं हो पा रहा तो अगाड़ी कहां से रिजर्वेशन में पहुंच जाएंगे और कहां से रिजर्वेशन ओबीसी का, एसटी का और एससी का कम हो जाएगा और उसमें जगह अगाड़ियों को मिल जाएगी। बताओ मेरे भाई, बताओ मेरी बात। सरकार से अब हम सवाल ये पूछेंगे कि भैया ये सैलरी 8 लाख में इंक्लूडेड नहीं है, इसका क्या मतलब है? जब 7 जज बेंच ने आपको ये बात बोल दी थी तो आपको एफिडेविट देने की क्या जरूरत थी कि नहीं भैया? पॉलिटिक्स ना, कोई और चाहिए भी बता दूं, कोई और सरकार होती तो वो भी देती। तो एंड में आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी और हम लोग को अपनी आवाज बनकर उठना पड़ेगा। देखते हैं जितनी साल जिंदगी है, और अब तो वो सलोंग भी मिल गया है भैया कि वो तो एक सत्यता का प्रतीक है कि आने वाले वक्त में हम कितना धरातल पर साथियों असर डाल पाएंगे। लेकिन यस कि जो पूरे हालात आज मेरे सामने निकल के आए हैं 6 महीने 8 महीने के, यस 15 अगस्त को इस टाइम भारत विजयी नजर नहीं। अब देखिए आप आईआईटी के कन्वोकेशन में आप वंदे मातरम पूरी गाई जाए, बड़ी अच्छी बात है, संस्कृत के श्लोक बचें, उससे किसी को मिर्चा लगे, वो सब अंदर की बात है। लेकिन ऊपर साथियों 15 अगस्त को आज मैं अपने को एक भारतीय की नजर से एक निराश और डिसअपॉइंटेड अपने को पूरे सूरत हाल से, चाहे विपक्ष हो, चाहे हालात हो, चाहे सरकार हो, अपने को अकेला महसूस इन द सेंस हल्का महसूस कर रहा हूं। एंड इस पे हम आवाज उठाएंगे और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू ही उठाएंगे साथियों कि ये चीज सरकार को ठीक करनी चाहिए। 8 लाख की क्या बकवास है, सैलरी क्यों नहीं गिनोगे? और एससी एसटी में जो आपने ये हलफनामा दिया है इसका क्या अर्थ है? अगर आप अंदर इनमें एससी एसटी ओबीसी में अंदर सुधार करने को तैयार नहीं हो रहे
तो अगाड़ी को तुम उसमें क्या फिट करोगे यार? और क्या फायदा ऐसी मांग रखने का जो पता हो कभी पूरी नहीं हो रही। अंदर तुम सुधार करो, धीरे से सुधार बाहर आकर एक गरीब अगाड़ी तक भी पहुंच जाएंगे, जिस तक साथियों पहुंचने चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।